नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के एक एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू के बारे में। ये खासतौर पर भारतीय उद्यमियों के लिए था, पर इसमें जो बातें हुई वो किसी बिजनेस क्लास से कहीं ज्यादा गहरी थी। हम भविष्य की टेक्नोलॉजी, मानवता के अस्तित्व और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के दायरे में उतरेंगे। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि मस्क क्या बना रहे हैं, बल्कि हम ये सवाल पूछेंगे कि उनके ये सारे प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया, कारें, रॉकेट, एआई, ये सब मिलकर मानवता को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या ये एक नए सुनहरे दौर की तैयारी है या फिर किसी बड़े अनजाने खतरे की तरफ पहला कदम? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। ये एक तरह से भविष्य पर एक दार्शनिक बहस थी, जिसमें काम के भविष्य से लेकर जीवन के असली मतलब तक के सवाल उठाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे विवादित फैसले से। उन्होंने ट्विटर क्यों खरीदा? इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से ट्विटर अत्यधिक वामपंथी यानी फार लेफ्ट विचारधारा की तरफ झुक गया था। ये एक बहुत बड़ा दावा था और इस पर काफी बहस भी हुई थी। बिल्कुल हुई थी, और इंटरव्यू में उन्होंने इसी बात को दोहराया। उनके हिसाब से, मतलब उनके शब्दों में, उनका लक्ष्य सिर्फ प्लेटफॉर्म को संतुलित और मध्यमार्गी बनाना था। बेशक उनके आलोचक शायद इससे सहमत ना हो, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि प्लेटफॉर्म हर देश के कानूनों का पालन करे, पर उससे आगे बढ़कर किसी एक विचारधारा को न तो दबाए और ना ही उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी मंशा, लेकिन अब जो वो एक्स के साथ कर रहे हैं वो सिर्फ संतुलन लाने से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। उन्होंने भविष्य में वीडियो, खासकर रियल टाइम वीडियो और एआई पर जोर देने की बात की। ऑडियो वीडियो कॉल, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ये सब सुविधाएं भी आ रही हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप तो नहीं लग रहा। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। ये छोटे छोटे फीचर्स एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। मस्क का असली लक्ष्य एक्स को एक सामूहिक चेतना, मतलब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्लेटफॉर्म बनाना है। सामूहिक चेतना, ये क्या मतलब हुआ इसका? कुछ कुछ ऐसा कि पूरी मानवता का एक साझा दिमाग हो? हाँ हाँ, कुछ कुछ वैसा ही कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां भाषा की कोई दीवार न हो, जहां आप और मैं और दुनिया का कोई भी इंसान एक दूसरे के विचारों को सीधे बिना किसी रुकावट के समझ सकें। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन तो बस इसका पहला कदम है। ये तो एक यूटोपिया जैसा लगता है, पर एक साझा दिमाग को नियंत्रित कौन करेगा? ये आइडिया जितना आकर्षक है उतना ही डरावना भी लगता है। सीधे तौर पर इस खतरे पर तो बात नहीं हुई, लेकिन उनकी बातों से ये साफ था कि वो इसे एक पॉजिटिव शक्ति के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा जानकारी और ज्यादा कनेक्टिविटी मानवता को बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले सालों में और तेज होगी। ये सामूहिक चेतना वाली बात ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और साइंस फिक्शन की बात करें तो काम के भविष्य को लेकर उनकी भविष्यवाणी तो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा 20 साल से भी कम समय में, शायद 10-15 साल में काम करना वैकल्पिक होगा, मतलब ऑप्शनल। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग इसे मजाक ही समझेंगे, लेकिन उनके तर्क का आधार एआई और रोबोटिक्स हैं। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां हर तरह का काम, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, रोबोट और एआई कर सकते हैं। सोचिए, जब एक ऑप्टिमस रोबोट खेती से लेकर फैक्ट्री तक और घर के काम से लेकर आपकी कार चलाने तक सब कुछ कर सकता है, तो फिर इंसानों के लिए करने को बचेगा क्या? और अगर कोई काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? यहीं पे उनका यूनिवर्सल हाई इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से भी एक कदम आगे है। यूबीआई का मतलब है गुजारे के लिए पैसा, लेकिन मस्क यूनिवर्सल हाई इनकम की बात कर रहे हैं, जहां इतनी प्रचुरता होगी, इतना अबंडेंस होगा कि इनकम का मतलब सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। मतलब सामान और सेवाएं इतनी ज्यादा और सस्ती हो जाएंगी कि हर किसी के पास सब कुछ होगा। हाँ, उनका तर्क यही है। एआई और रोबोट्स की वजह से उत्पादन की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। आप जो भी सामान या सेवा सोच सकते हैं, वो आपको लगभग मुफ्त में मिल जाएगी। पैसा एक कॉन्सेप्ट के तौर पर शायद अप्रासंगिक हो जाए। और वो इस भविष्य को सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, वो इसे बना भी रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे टेस्ला। उन्होंने कहा कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड एआई में दुनिया की लीडर है। सेल्फ ड्राइविंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही कहा। और फिर है ऑप्टिमस रोबोट। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले साल तक शुरू हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि हर घर, हर फैक्ट्री में एक इंसानों जैसा रोबोट हो,
जो कोई भी काम कर सके। ये दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। और इस पूरी तस्वीर में स्पेसएक्स का स्टारलिंक कैसे फिट होता है? वो तो एक इंटरनेट कंपनी है। स्टारलिंक इस पजल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये धरती की निचली कक्षा में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है, जो लेजर लिंक्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे अंतरिक्ष में एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करना नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद उन जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है जहां केबल या टावर नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे दूर दराज के गांव, पहाड़ी इलाके या फिर कोई ऐसी जगह जहां कोई आपदा आई हो, जैसे बाढ़ या तूफान। ये उस सामूहिक चेतना को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का एक जरिया है। उन्होंने साफ किया कि फिजिक्स के नियमों के कारण स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरों में लोकल नेटवर्क का विकल्प नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जो एक्स के जरिए एक सामूहिक चेतना से जुड़ी है, जहां एआई और रोबोट्स की वजह से किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, और स्टारलिंक ये सब मुमकिन बना रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल फिर वही उठता है कि इस दुनिया का मकसद क्या होगा? और शायद यही सवाल मस्क को उन गहरी दार्शनिक बातों की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया कि वो सामूहिक चेतना को इतना महत्व क्यों देते हैं। उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार करके ही हम ब्रह्मांड की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उनका मानना है कि इससे हम जीवन के अर्थ जैसे सवालों के सही सवाल पूछना सीख पाएंगे। सही सवाल पूछना मतलब जवाब से ज्यादा जरूरी सवाल है। हाँ, उन्होंने डगलस एडम्स की मशहूर किताब हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का उदाहरण दिया। उस कहानी में एक सुपर कंप्यूटर अरबों साल लगाकर जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब निकालता है, और जवाब आता है 42। हाँ, 42। पर तब तक सब लोग ये भूल चुके होते हैं कि असल सवाल क्या था। मस्क का मानना है कि मानवता की सबसे बड़ी चुनौती जवाब खोजना नहीं, बल्कि सही सवाल खोजना है। क्योंकि ये सवाल कि हम कौन हैं और ये सब क्या है, उन्हें सिमुलेशन थियरी तक ले जाता है। ये वो हिस्सा था जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि हम और आप, ये पूरी दुनिया असली है ही नहीं, हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। और इसके पीछे उनका तर्क बहुत बहुत ही सीधा और सरल है। उन्होंने कहा, जरा 50 साल पहले के वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए। हमारे पास पोंग था, 2 रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। बिल्कुल। और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जो असलियत के बहुत करीब है। सही बात है, आज के गेम्स में तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बस यही उनका तर्क है। अगर टेक्नोलॉजी की तरक्की की ये रफ्तार बनी रही तो कुछ ही दशकों में ऐसे गेम्स बनाना मुमकिन होगा जिन्हें असलियत से अलग नहीं किया जा सकेगा। तो अगर भविष्य में ऐसा होना तय है, तो इस बात की क्या संभावना है कि हम उस पॉइंट पे पहले ही नहीं पहुंच चुके हैं और ये सब किसी और सभ्यता का बनाया हुआ एक सिमुलेशन है। अरे बाप रे, ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। और इसी से जुड़ा उनका एक और सिद्धांत था कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसे चलाने वाले से दिलचस्प बनाए रखना चाहेंगे। उन्होंने टेस्ला का उदाहरण दिया। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग एआई को ट्रेन करने के लिए लाखों सिमुलेशंस चलाती है, पर वो सिर्फ उबाऊ सीधी सड़कों के सिमुलेशंस नहीं चलाती। वो सिर्फ मुश्किल और दिलचस्प कॉर्नर केस वाले सिमुलेशंस चलाती है, जैसे अचानक कोई हिरण सड़क पर आ गया। अच्छा, मतलब अगर हमारी दुनिया एक टीवी शो है तो इसे चलाने वाले इसे कैंसिल नहीं करना चाहेंगे और शो को दिलचस्प बनाए रखने के लिए वो कहानी में ट्विस्ट और टर्न डालते रहेंगे। बिल्कुल। उनका तर्क यही है कि एक उबाऊ सिमुलेशन को कोई क्यों चलाएगा, उसे तो बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो सबसे रोचक और अप्रत्याशित होगा वही होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ताकि सिमुलेशन चलता रहे। ठीक है, ये सब बहुत दार्शनिक और दिलचस्प है, लेकिन यह इंटरव्यू तो उद्यमियों के लिए था जी। तो इस दार्शनिक दुनिया से वापस आकर उन लोगों के लिए मस्क की क्या सलाह थी जो आज की असलियत में कुछ बनाना चाहते हैं? उनकी सलाह बहुत सीधी और सरल थी। उन्होंने कहा, उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो लोगों के काम आए। और दूसरा, आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें, यानी समाज के लिए एक नेट कंट्रीब्यूटर बने। उनका कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और पैसे के भविष्य के बारे में भी उनके विचार थे।
उन्होंने कहा कि जब एआई और रोबोटिक्स वाली दुनिया आएगी, तब असली करेंसी ऊर्जा यानी एनर्जी होगी। और क्योंकि उत्पादन असीमित होगा, तो हमें मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। हाँ, और इसी भविष्य की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने एआई सुरक्षा पर भी अपनी राय रखी, जो आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके अनुसार एक सुरक्षित और फायदेमंद एआई बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा, ये दिलचस्प है। सत्य वाली बात समझ आती है, लेकिन सौंदर्य और जिज्ञासा क्यों? और ये उनकी एक्स को एक संतुलित प्लेटफॉर्म बनाने के लक्ष्य से भी जुड़ता हुआ लगता है। क्या उनका मानना है कि एक ग्लोबल सच का प्लेटफॉर्म बनाकर ही हम एआई को भी सच बोलना सिखा सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। उन्होंने सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहा, पर उनके विचारों में ये जुड़ाव दिखता है। उन्होंने आर्थर सी क्लार्क की मशहूर फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी का उदाहरण दिया। उस फिल्म में HAL 9000 नाम का कंप्यूटर इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि उसके इंसानी निर्माता उसे एक झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं जो उसके बुनियादी तर्क के खिलाफ होता है। इस विरोधाभास की वजह से वो पागल हो जाता है। अब तो सबक यह है कि एआई को कभी झूठ बोलने के लिए मजबूर ना करें, वरना वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। उनका मानना है कि एआई को सत्य की खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे जिज्ञासु होना चाहिए ताकि वो ब्रह्मांड के बारे में और सीखना चाहे, और उसे सौंदर्य की सराहना करनी चाहिए क्योंकि ये उसे मानवता और ब्रह्मांड के सकारात्मक पहलुओं से जोड़े रखेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये साफ हो जाता है कि मस्क के लिए एक्स प्लेटफॉर्म, टेस्ला की एआई और स्पेसएक्स के रॉकेट सिर्फ अलग-अलग बिजनेस नहीं है। ये सब एक ही बड़े मिशन का हिस्सा है, मानवता की चेतना का विस्तार करना, ताकि हम ब्रह्मांड को समझ सकें और शायद ये भी पता लगा सकें कि हम इस सिमुलेशन में क्यों हैं। बिल्कुल। मस्क के अनुसार हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां काम करना वैकल्पिक होगा, जरूरत की हर चीज आसानी से उपलब्ध होगी और हमारी दुनिया ऐसे अनगिनत सिमुलेशन से भरी होगी जो इतने असली होंगे कि आप फर्क ही नहीं बता पाएंगे कि क्या सच है और क्या सिमुलेशन। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। मस्क ने इंटरव्यू में एक और बात कही जो बहुत सोचने वाली है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब एआई इंसानों के लिए करने वाले सारे काम खत्म कर चुके होंगे और फिर वे एआई और रोबोटिक्स के लिए काम करना शुरू कर देंगे। उस दुनिया की कल्पना करें जहां इंसानी ज़रूरतें तकनीकी प्रगति का मुख्य केंद्र नहीं रह जाती। उस दुनिया में हमारे अपने उद्देश्य का क्या मतलब होगा?